हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे थे और आफ्टर द आइंस्टीन थ्योरी हमने डिबाई मॉडल जो है, डिबाई थ्योरी, उसको स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्टेन कर दिया था। ओके, आइंस्टीन थ्योरी में जहाँ इंडिपेंडेंट 3n ऑसिलेटर्स वन डायमेंशनल कंसिडर करके हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, डिबाई थ्योरी में हम कलेक्टिव मोड्स, ओके, सिस्टम के नॉर्मल मोड्स पे कंसंट्रेट करते हैं। और उसमें जो हमारा एक्सप्रेशन हमारा इंटरनल एनर्जी का है फाइनली इस फॉर्म, एक हमने टेम्परेचर डिफाइन किया फॉर द डिबाई टेम्परेचर, ओके, जो कि जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, जो क्रिस्टल में जो वेव्स प्रोपिगेट कर सकती हैं, ओके, साउंड वेव्स या इलास्टिक वेव्स, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उससे रिलेटेड है इसका। और ये फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ वेलोसिटी ऑफ वेव्स से रिलेटेड है। ओके, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी अलग अलग ले रहा हूँ तो वो अदरवाइज ये कॉमन, जब हमने उस वेलोसिटी को कंसीडर किया था तो दिस फैक्टर वाज 3/v³ समवेयर रिटर्न समवेयर ओवर हियर। ओके, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया था। तो अब हम मेन जो हमारा एम था, हमारा मोलर स्पेसिफिक कंप्यूटेशन हमारा एम था। तो CV is basically del U over del T at constant volume, so this can be now done, okay, but in fact अभी डायरेक्टली यहाँ से प्रोसीड नहीं किया जा सकता है दैट इजीली। द रीज़न बीइंग, अगर आप इसे T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ओके, T सिट्स ओवर हियर, लेकिन T यहाँ इस अपर लिमिट में भी है, ओके, तो पहले आपको ये इंटीग्रेशन इवेलुएट करना पड़ेगा, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, और बट इस इंटीग्रल को आप क्लोज फॉर्म में इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, ओके, इसका कोई क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं है। तो सो व्हाट डू वी डू, ओके, तो क्लोज फॉर्म में एक्सप्रेशन अवेलेबल होता तो लिमिट पुट करके टी की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन बनता, फिर हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाते, बट क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं है और टी यहाँ लिमिट में है, तो इसे डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट डू वी डू, यू के हमारे कुछ और एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन तो हमने बाद में सब्स्टिट्यूशन किया था, इनिशियली हमें यू के एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मिले थे, कुछ समथिंग लाइक दिस, ओके, ये मोड्स की डेंसिटी को एक मोड की एवरेज एनर्जी जो कि प्लैंकियन ऑसिलेटर की एनर्जी होती है, नेगलेक्टिंग द 0 पॉइंट एनर्जी, उससे मल्टीप्लाई करके और सारे पॉसिबल मोड्स के ऊपर, सारे पॉसिबल मोड इससे में 0 से इन्फिनिटी तक नहीं है, रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब कंसिडर करते हैं तब तो हम सारे मोड्स जो होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक रन करते हैं, बट इन अ क्रिस्टल द टोटल नंबर ऑफ मोड्स किसी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाके उसके ऊपर के मोड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ओके। उसका रीज़न अभी तो हम इस तरह से सोच रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स फाइनाइट होना है, 3n के बराबर ही होना है, बट वी विल सी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर उसकी ओरिजिन क्या है, ये ओमेगा डी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, इसका फिजिकल ओरिजिन क्या है, वी विल सी। बट एनीवेज हम यू का ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में ओमेगा डी किसी मटेरियल के लिए, सॉलिड के, थिंक ऑफ इट एज ए कांस्टेंट, तो टी जो वेरिएबल है केवल यहाँ सेट कर रहा है, तो इसे आप टी के रेस्पेक्ट में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके, दिस। तो यू का ये एक्सप्रेशन, या ये उस केस में है जब दोनों मोड्स की वेलोसिटी मैंने सेम ली थी 3/v³, या अगर दोनों मोड्स की वेलोसिटी अलग अलग हैं तो 3/v³ की जगह 1/vl² करस्पॉन्डिंग टू द सिंगल लॉन्गिट्यूडल मोड और 2/vt³ करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसवर्स मोड, इस तरह से ये या ये एक्सप्रेशन जो भी हो, तो इसे आप टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, ओके। ये और ये, लेट मी अगेन रिपीट, ये और ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये इसमें हम कुछ इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, एक वेरिएबल x इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा ओवर kt, ओके, क्वांटा के एनर्जी को थर्मल एनर्जी के साथ जो फाइट वाला टर्म है, ओके, और दिस, और इसी सब्स्टिट्यूशन के कारण आप देखिए ये टी हमारे यहाँ लिमिट में चले जाता है, ओके, इंटीग्रेशन की लिमिट में, लेकिन इसमें टी इंटीग्रेशन की लिमिट में नहीं है, केवल इस फैक्टर में, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट अंडर द इंटीग्रल साइन और फिर आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। लेकिन फिर भी होगा क्या आप, और इनफैक्ट मैं इस लेक्चर के बाद में ये वाली कैलकुलेशन बहुत क्विकली आपको शो करूँगा, आपने से ये इवैल्यूएशन कर दिया, CV आपने निकाल लिया, पर अगेन जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक, कुछ टर्म्स इंटीग्रल से बाहर, मोर और लेस समथिंग लाइक दिस, एक इंटीग्रल, ओके, और वो इंटीग्रल जो है अगेन आप उसे क्लोज्ड फॉर्म में इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, ओके। CV का जो इंटीग्रल है वो इस इंटीग्रल से अलग होगा, लेकिन वो इंटीग्रल भी हम क्लोज फॉर्म में इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है, ओके। बेसिकली हम जो मेन स्टडी करना चाह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पे ड्यूलोंग पेटिट जैसा बिहेवियर, ड्यूलोंग पेटिट वैल्यू जो है वो मिल जानी चाहिए, लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट डिक्रीज़ करती है, वेरी गुड, लेकिन वो जो फॉल है एक्सपोनेंशियल ना होके T³ टाइप का आ जाए तो द डिबाई थ्योरी वुड बी कंसिडर्ड मच बेटर वर्जन, ओके। तो ये तो हमें CV का एनालिसिस एक्चुअली हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जोन्स में करना है, तो से अगर मैं ये कैलकुलेशन से CV निकाल भी लूँ तो क्योंकि मैं ये इंटीग्रल एक्चुअली इवेलुएट नहीं कर पाऊँगा, मैं इस इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट करूँगा हाई टेम्परेचर रीजन में और लो टेम्परेचर में, बट मैं जिस तरह से यहाँ पे अभी प्रोसीड करने वाला हूँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं यू के लेवल पे ही जो हमारा इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसी का जो ये इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल,
इसको हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर रीजन में अलग अलग एनालाइज करते हैं। अगर टी बहुत हाई है तब इसकी वैल्यू एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं यू की, और दूसरे अलग केस में अगर टी बहुत लो है तब, और यू के जो आपको एक्सप्रेशन मिले हाई और लो टी केस में अलग अलग, उनको उनसे आप सी फिर इस तरह से ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए। तो हम इस मेथड से करेंगे, मतलब यू को अप्रॉक्सीमेट करेंगे और फिर ये वाली ये डिफ्रेंशिएट करके हम सी निकाल लेंगे। सो दिस, सो इंस्टेड हम जो अप्रोच यहाँ पे करने वाले हैं, हम जो हमारा u है उसको हाई टी और लो टी रीजन में एनालाइज करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेशन करके। मैंने आपको पहले ही कहा वो इंटीग्रल हम क्लोज फॉर्म में एवेलुएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अप्रॉक्सीमेट जरूर कर पाएंगे हाई टेम्परेचर रीजन और लो टेम्परेचर रीजन में, और फिर u निकाल के जब u एक बार हमारे पास आ जाएगा तो सी भी हम निकाल सकते हैं। तो लेट मी अगेन रिटर्न टू दिस एक्सप्रेशन, u का ये वाला एक्सप्रेशन ही मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे कंसंट्रेट पहले हम इस फंक्शन पे करते हैं, जिस फंक्शन का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स क्यूब और ई पावर एक्स माइनस वन। लेट मी कॉल दिस फंक्शन एज एफ एक्स। अगर इस फंक्शन को आप प्लॉट करें, ओके, ट्राई यूजिंग सम एनी प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर, ओके, ऑनलाइन भी अवेलेबल है या एनीथिंग यू यूज़। तो इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस कर्व। अभी आप इस ब्लू वाली लाइन पे ध्यान मत दीजिए, ये एक्स स्क्वायर का कर्व है, ओके, बट ये जो एफ एक्स है इसका कर्व ये है, ये दिस दिस दिस, ये कर्व लगभग x इक्वल टू 2.1 पे 2.8 पे पीक करता है और वहाँ पे इसकी वैल्यू लगभग 1.4, ओके। ये दिस कर्व लुक समथिंग लाइक दिस। इनफैक्ट ये जो फंक्शन है और इसका जो ये इंटीग्रल और दिस थिंग है, यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड डिवाई फंक्शंस, ओके। डिवाई फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, इसका जनरलाइजेशन है, यहाँ तो एक्स क्यूब ओवर और एक्स माइनस वन है, लेकिन अगर एक्स की कोई जनरल पावर हो उससे n और इट पावर एक्स माइनस वन, और इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें किसी पॉइंट 0 से लेकर किसी पॉइंट y तक, ये डिवाई फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन का एक डेफिनेट इंटीग्रल 0 से लेकर किसी पॉइंट y तक, y ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो डिवाई फंक्शन बेसिकली y का फंक्शन है, लेकिन साथ साथ ये n की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। आप n को वैल्यू 2 रखते हैं या 3 रखते हैं या 4 रखते हैं दिस, और उसके अलावा बाहर भी इसमें थोड़ा सी फैक्टर और है n y पावर n। अगर आप यहाँ कंपेयर करें, हमारे केस में y की जगह थीटा डी अपॉन टी है, थीटा डी अपॉन टी की जगह y, ओके, और ये n का फैक्टर हमारे पास नहीं है, पर उसे हम इजीली मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो कर सकते हैं, यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। y3 x पावर 3, हमारा ये जो फंक्शन है बेसिकली डिवाई फंक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर dn, n की अलग अलग वैल्यू के लिए। तो पूरी एक फैमिली ऑफ फंक्शंस है जिन्हें हम डिवाई फंक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है, अपार्ट फ्रॉम दिस कांस्टेंट 9rt एंड सम फैक्टर ऑफ 3 समवेयर, ये बेसिकली डिवाई फंक्शन d3 ऑफ थीटा डी ओवर टी है, ओके। आप इसके टर्म में बातें कर सकते हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आप इन्फॉर्मेशन के लिए दिया। तो हमारा एम ये है, इस इंटीग्रल को किसी तरह से इवैल्यूएट करें। एग्जैक्टली तो हम नहीं कर सकते हैं, तो लेट्स ट्राई टू अप्रॉक्सीमेट। तो इसके लिए हमने इस फंक्शन को पहले प्लॉट किया, दिस फंक्शन लुक समथिंग लाइक दिस, ओके। और इंटीग्रल का मतलब क्या है, 0 से आपने इंटीग्रेशन करना है थीटा डी अपॉन टी तक। अपर लिमिट बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आप हाई टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो लिमिट किस तरह से डिसाइड हो रही है, और लो पे बात कर रहे हैं तो किस तरह से डिसाइड, तो लेट्स सी। तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व को आप जहाँ तक भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, से इस पॉइंट तक, से x इक्वल टू 4 तक, से 4 इज समवेयर ओवर हेयर, ओके। अपर लिमिट अगर 4 है तो इसका मतलब आप ये वाला एरिया कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ तक का एरिया, 5 तक तो यहाँ तक का एरिया, एंड सो ऑन, ओके दिस। अच्छा, तो हमें इस कर्व का एरिया इवेलुएट करना है, द एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू एक्स मैक्स, ये एक्स मैक्स हमने थीटा डी ओवर टी जो है यही x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ तक हमने इंटीग्रेशन करना है, ओके। अब फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, से द टेम्परेचर इज़ हाई। हम हाई टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी कंप्यूट करना चाह रहे हैं उस सॉलिड की, ओके। अगर टी बहुत हाई है तो थीटा डी ओवर टी वुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। इनफैक्ट हाई का मतलब ही यही है, हाई एंड लो अगेन आर क्वालिटेटिव वर्ड्स। तो क्वांटिटेटिवली हमारा हाई टेम्परेचर का मतलब ये है डिवाई टेम्परेचर, वो जो सॉलिड है उसके डिवाई टेम्परेचर के मुकाबले हमारा वर्किंग टेम्परेचर इतना हाई है कि दिस रेशियो इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन 1, ओके। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये नंबर 1 से बहुत छोटा है, इंटीग्रेशन हमें 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन बहुत आगे तक इंटीग्रेशन नहीं करना है, 1 तक भी नहीं करना है, थीटा डी अपॉन टी तक इंटीग्रेशन करना है हमें, लेकिन थीटा डी अपॉन टी की वैल्यू खुद 1 से बहुत कम है, 0.1, 10 पावर -1 और वट एवर, ओके, डिपेंडिंग ऑन हाउ हाई द टेम्परेचर इज़। तो अगर हमें बहुत छोटे रीजन में इंटीग्रेशन करना है ये, ओके, तो लेट्स ट्राई टू सी हमारे इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है
इस रीजन में अब की बार मुझे इस फंक्शन को कहीं यहाँ यहाँ या यहाँ तक इंटीग्रेट नहीं करना है, बेसिकली मैं इसे ओरिजिन से बहुत करीब तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज टी इज़ लार्ज तो अपर लिमिट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो अगर हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जरा इस पर कंसंट्रेट करें कि अगर x स्मॉल होता है 0 से लेकर से 0.1 0.2 या से 0.5 तक भी है, तो उस रीजन में व्हेन x इज़ स्मॉल, इसका आर्ग्यूमेंट स्मॉल है, तो ये फंक्शन का बेसिक बिहेवियर कैसा है, लीडिंग बिहेवियर कैसा है, तो यू कैन चेक एक्स क्यू ई पावर एक्स का एक्सपेंशन आप करें 1 + x + x² etc। x इज़ स्मॉल तो हायर ऑर्डर टर्म्स को आप ड्रॉप कर दें, तो 1 + x और -1, 1 and 1 कैंसल्स आउट, x³ / x इज़ x²। जिस रीजन में हम बात कर रहे हैं कि अब t बहुत हाई है, तो ये जो फंक्शन है मैं इसे इससे अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ। ग्राफिकली मीनिंग ये है, मुझे अब क्या इंटीग्रेशन करने को जो कहा गया है हाई टेम्परेचर रीजन में, मुझे यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक इंटीग्रेशन नहीं करना है, मुझे केवल यहाँ से और पॉसिबली यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। ये यहाँ तक, ये θd/t ये वैल्यू बन रहा है 0.2 या 0.3 या वट से। और इस रीजन में अगर आप हमारा जो fx फंक्शन है और इसके साथ अगर ये जो मैंने फंक्शन प्लॉट कर रखा है ब्लैक लाइन से, ये है x² फंक्शन। बाद में तो ये फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इस रीजन में आप देखिए ये दोनों फंक्शन कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो हमने यहाँ निकाला ये यही चीज़, वही ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिराइव की है। इफ़ x इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो ये फंक्शन जो है आप इसे इजीली x² से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो मुझे ये इंटीग्रल इवेलुएट करना था, लेकिन अगर t मेरा बहुत लार्ज है तो जिस रीजन में मैंने इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है मैं इस पूरे को वहाँ x² से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द हाई टेम्परेचर रीजन। हम u का जो इवेल्यूशन करेंगे ये पार्ट ऐसी रहेगा, इंटीग्रल 0 to θd/t, लेकिन इसकी जगह हम रख सकते हैं x²। तो सिंपली ये हो गया द u द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड इन द हाई टेम्परेचर रीजन एज गिवन बाय द डेबाई मॉडल, दिस 0 to θd/t x² dx, इसका इंटीग्रल x³ / 3 होता है। अगर आप लिमिट्स पुट करें 1/3 θd/t और ये फैक्टर एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है। ओके, दिस इसीलिए मैंने ओरिजिनली जो फॉर्म थी ये t का फैक्टर मैंने यहाँ नहीं लिया था, t⁴ नहीं किया था। ये दिस वे द कैलकुलेशंस बिकम ईजियर लेट फॉर एट लेटर स्टेजेस। दिस कैंसल्स आउट और 3 से 9 के से कैंसिल होकर 3 बचा, 3RT। हाई टेम्परेचर रीजन में डिवाई सॉलिड की जो इंटरनल एनर्जी है दैट कम्स आउट टू बी 3RT। आइंस्टीन सॉलिड की भी इतनी थी। इनफैक्ट ये तो क्लासिकल मॉडल ड्यूलोंग-पेटिट लॉ ही है बेसिकली। इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में ड्यूलोंग-पेटिट वैल्यू तो है। ओके, सॉलिड में 3n मोड्स हैं तो लास्ट में आपकी एनर्जी इतनी बनेगी। तो हाई टेम्परेचर पे अगेन ड्यूलोंग-पेटिट लॉ रिकवर हो रहा है। इनफैक्ट ड्यूलोंग-पेटिट लॉ हम CV के टर्म में कहते हैं, तो CV निकालना बड़ा आसान है, इसे T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू अगेन गेट द 3R। ओके, तो जो डिबाई मॉडल में हम एग्जैक्ट इंटीग्रल नहीं भी कर पाए, लेकिन हमने देखा कि हाई टेम्परेचर रीजन में जो हमारा CV बनेगा दैट वुड बी सिंपली दैट ड्यूलोंग-पेटिट वैल्यू। ओके, बेसिकली जो हमारा एनालिसिस है वो अभी तक ये है, ये टेम्परेचर के साथ CV का बिहेवियर है। लो टेम्परेचर रीजन में तो मुझे एनालिसिस नहीं पता, पर हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, θd से ऊपर हो हम। उस सॉलिड के लिए θd कोई फिक्स क्वांटिटी है, पॉसिबली आप उसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से निकाल सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से आप θd पता कर सकते हैं डिबाई टेम्परेचर। अगर आप डिबाई टेम्परेचर से भी ऊपर के टेम्परेचर पे CV का मेजरमेंट करें तो वो बनेगा 3R, और ऐसा होता है, ड्यूलोंग-पेटिट लॉ यही है। ओके, दिस कब हाई टेम्परेचर का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, दिस रेशियो मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, या आप θd की वैल्यू रख दें दिस। क्या मतलब है इसका, ये टर्म है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी लार्ज होनी चाहिए किसके मुकाबले, H×ω नॉर्मली क्वांटा की एनर्जी होती है, पर ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा डी हमारी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है। एनर्जी नहीं फ्रीक्वेंसी है, किसकी, मोड्स की। आप उस क्रिस्टल में, उस सॉलिड में मोड्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मोड्स हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड जो है वो है ω/d। तो इस मोड का भी जो क्वांटा है उसकी एनर्जी भी थर्मल एनर्जी से काफ़ी कम होनी चाहिए, तब ये अप्रॉक्सीमेशन आपका वर्क कर रहा है। ओके, सो किस रीजन में ये वाला रिजल्ट वैलिड है, व्हेन द थर्मल एनर्जी इज सफिशिएंटली हाई टू बी एबल टू एक्साइट द क्वांटा ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज या मोड्स अप टू द मैक्सिमम दिस। मोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरह से देखा है, डिबाई मॉडल इसी तरह से वर्क करता है, जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेते हुए हम वो करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के मोड्स भी हैं, इस फ्रीक्वेंसी के भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, लेकिन उनका नंबर जो है विच आई कैन राइट dn/dω, वो इस तरह से वेरी करता है, और अप टू एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कम थर्मल एनर्जी होगी, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो केवल पॉसिबली यहाँ तक के मोड्स एक्साइट होंगे,
मोड्स प्रेजेंट तो सारे हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इससे ऊपर के मोड्स को एक्साइट कर सके। आपने टेम्परेचर और हाई कर दिया तो अब ये वाले मोड्स भी एक्साइट होने लग जाएंगे, और हायर एनर्जी वाले, और हायर, और टेम्परेचर रेज करें, और एक बार हम सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे पहुंच गए, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, तो आपके सारे के सारे मोड्स एक्साइट हो जाएंगे। तो बेसिकली हम उस रीजन में बात कर रहे हैं कि जब थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि सारे के सारे मोड्स अप टू दी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी मोड कैन बी एक्साइटेड, वो ओके। इस सिचुएशन को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कंट्रास्ट कीजिए, जहाँ पे क्योंकि मोड्स जो हैं 0 से इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी तक सारे मोड्स पॉसिबल होते हैं, तो आप कितना भी हाई टेम्परेचर कर लें, आपके सारे मोड्स कभी भी एक्साइट नहीं होंगे, ओके। जिस मोड तक आप एक्साइटेशन कर पा रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी तक, उससे ऊपर के मोड्स भी अभी प्रेजेंट हैं, वो अभी अनएक्साइटेड हैं। फिर आप टेम्परेचर और रेज़ करें तो पॉसिबली आप उन्हें भी एक्साइट कर लेंगे, पर अभी भी ऐसे मोड्स हैं सिस्टम में जो और हायर फ्रीक्वेंसी के हैं और वो अभी एक्साइट नहीं हुए हैं, ओके दिस। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे कट ऑफ आ जाता है, तो इसलिए ग्रेजुअली आप एक ऐसे टेम्परेचर पे अराइव कर जाएंगे किसी भी सॉलिड के लिए कि अब सारे मोड्स का एक्साइटेशन हो रहा है, ओके। और वंस आपके सारे मोड्स का एक्साइटेशन हो रहा है, तो जो आपकी क्लासिकल वैल्यू है, डुलोंग पेटिट वैल्यू, वो आपको CV की वैल्यू देखने को मिलेगी, ओके। टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितना है डिबाई मॉडल में, दैट इज़ 3n0, ठीक है। 1 मोल सब्सटेंस के लिए दैट इज़ 3n0। और फिर ये एनर्जी या इस CV को आप और आराम से समझ सकते हैं, सारे के सारे मोड्स एक्साइटेड हैं, तो सारे मोड्स अगर प्रॉपर्ली एक्साइटेड हैं तो आप सीधे क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ओके। 3n0 इंटू एक मोड जो है बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, और हार्मोनिक ऑसिलेटर 2 इंटू हाफ KBT कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ओके 3n0 KT दैट इज़ 3RT, इंटरनल एनर्जी इतनी, ओके दिस। इनफैक्ट ये जो डिबाई टेम्परेचर है, इसको ज़रा देखें, डिबाई टेम्परेचर क्या मीन करता है, इसका मतलब क्या है। डिबाई टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है, ओके, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, बाकी H क्रॉस और के फैक्टर्स हैं, और ओमेगा डी की वैल्यू भी हमने कंप्यूट की थी इन टर्म्स ऑफ से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अगर अलग अलग वाला केस लूँ, ओके दिस। कॉमन लूँगा तो 3/v³ हो जाएगा। तो एक तरह से तो आप इसे एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेबल क्वांटिटी समझ सकते हैं। लैब में अगर हम उस सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी मेज़र कर लें, उस क्रिस्टल का वॉल्यूम मेज़र कर लें, ये एवोगाड्रो नंबर है, तो बाकी इन प्रिंसिपल यू कैन कंप्यूट दिस एंड दिस कैन बी डन। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये इस चीज़ को एनालाइज करने का एक दूसरा तरीका दे रहा है, थीटा डी को दूसरी तरह से समझने का मौका दे रही है। थीटा डी बेसिकली वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें थर्मल एनर्जी इज़ एबल टू एक्साइट द क्वांटा ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड। ओमेगा डी हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड है, ओके। KT है थर्मल एनर्जी एट अ टेम्परेचर T, ओके। तो डिबाई टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि अगर उतना टेम्परेचर हम सिस्टम का रखें किसी समय, तो थर्मल एनर्जी एग्जैक्टली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के क्वांटा की एनर्जी के बराबर बनती है, और थर्मल एनर्जी ही क्वांटा को एक्साइट करती है, ओके। कोई क्वांटा तब एक्साइट होगा जब थर्मल एनर्जी उसी ऑर्डर की होगी जितनी एक क्वांटा की एनर्जी है। तो डिबाई टेम्परेचर को हम इस तरह से भी सोच सकते हैं, वो मिनिमम टेम्परेचर है कि उस पर्टिकुलर सॉलिड के जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड है, ये वाला, ये भी जब एक्साइट होने लग जाए जिस टेम्परेचर के अराउंड, वो आपका डिबाई टेम्परेचर है, ओके दिस। अगेन मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कंट्रास्ट जो मैंने ऊपर भी कहा था, इसको इस फिगर की मदद से मैं वो करूँगा। से आपकी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो उसका जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जिसे हम कहते हैं, से विद वेवलेंथ, उसका ग्राफ इस तरह से आया। आपने टेम्परेचर रेज किया तो ये कर्व, जैसे आप जानते हैं ब्लैक बॉडी कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन पीक जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होती है। अगर मैं लैम्डा आगे की तरफ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी पीछे की तरफ बढ़ रही है, तो पीक जो है वो लोअर वेवलेंथ या हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, आप कितना भी टेम्परेचर रेज करें, इससे T1 से ऊपर T2 टेम्परेचर और T2 से ऊपर T3 टेम्परेचर, ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो हो क्या रहा है, से इस टेम्परेचर की बात करें, माना ये कोई इस पर्टिकुलर मोड की बात करें, या इस पर्टिकुलर मोड की, लेट मी कंसिडर दिस वन। ये ग्राफ आप यहाँ बहुत नीचे से आप ऑलमोस्ट 0 समझ लीजिए इसे। ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मोड है, ये अभी एक्साइट नहीं हो रखा है। T1 टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इस मोड को एक्साइट कर सके। लेकिन अगर हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रेज करें, तो अब केवल आप इस वाले फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वाले पॉइंट को देखिए, ये अब राइज हो गया, मतलब अब ये मोड्स काफ़ी हद तक एक्साइट हो चुके हैं। और अगर आप टेम्परेचर और ज़्यादा रेज करें तो इस मोड का एक्साइटेशन और भी ज़्यादा हो सकता है, ओके। तो और
अभी आप सोचिए, अच्छा इस टेम्परेचर पे भी अगर आप आ गए, T3 पे भी आ गए, ये वाला मोड जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट अनएक्साइटेड है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर लगातार रेज करते रहेंगे तो इस कर्व की पीक ग्रेजुअली लेफ्ट 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 शिफ्ट होती रहेगी, मतलब ये वाला मोड भी देर सवेर एक्साइट हो ही जाएगा। तो विद इंक्रीजिंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स ऑल मोड्स कैन बी एक्साइटेड, लेकिन यहाँ मोड्स जो हैं 0 से इन्फिनिटी तक रन करते हैं। यहाँ मोड्स पे अपर कट ऑफ है द डिबाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमने हाई टेम्परेचर रिजीम में ये चेक कर लिया कि डिबाई थ्योरी भी वही रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आना चाहिए, ड्यूलोंग पेटिट लॉ एटलीस्ट मिलना चाहिए, जो आइंस्टीन थ्योरी ने भी दिया। तो अगर डिबाई थ्योरी उससे एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन है तो पॉसिबली वो आंसर तो मिलना ही चाहिए। सो दैट वी गॉट। नाउ अब उसी यू के एक्सप्रेशन को लो टेम्परेचर लिमिट मेजर एनालिसिस करते हैं। लो टेम्परेचर क्वालिटेटिव वर्ड है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है थीटा डी और टी का रेशियो इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। जो हमारा वर्किंग टेम्परेचर है वो डिबाई टेम्परेचर के मुकाबले बहुत कम है। ओके, इनफैक्ट हम यहाँ पे जो बेसिकल एनालिसिस कर रहे हैं वो अप्रोच टू जीरो, वो टी क्यूब टाइप की है, उसको चेक करना चाह रहे हैं। तो वेरी नियर एब्सोल्यूट जीरो, जब टेम्परेचर 0 केल्विन के बहुत नियर अबाउट है, तो टी अगर बहुत स्मॉल है तो ये थीटा डी अपॉन टी का फैक्टर होगा वेरी वेरी लार्ज। ओके, से दिस टी इज़ अ फ्यू केल्विन्स। थीटा डी आप नॉर्मल मटेरियल के लिए भी बात करें, रूम टेम्परेचर की ऑर्डर का होगा, तो ये नंबर जो है ये 100 के ऑर्डर का एटलीस्ट है। ओके, अगेन मैं ऐसी कोट कर रहा हूँ। ओके, यू कैन लुक द नंबर्स थीटा डी अलग अलग मटेरियल्स के लिए, बट से तो अब हमें फिर से मैं केवल उस इंटीग्रल पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हमारे यू में जो इंटीग्रल आ रहा था वो इंटीग्रल था 0 से थीटा डी तक एफ एक्स का। एफ एक्स हमारा कुछ इस तरह का फंक्शन था, 2.8 पे मैक्सिमम वैल्यू 1.4, और लगभग 14-15 तक जाते जाते ये फंक्शन डीके होके ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। 20 तक जाते जाते तो आप इसे 0 से डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। ओके ये फंक्शन जो है इसका एप्रिशिएबल कंट्रीब्यूशन केवल इस रेंज में है 15 या 20 तक। अगर टी बहुत स्मॉल है, से ये थीटा डी अपॉन टी का फैक्टर आपका 50 बना, तो अगर आप ग्राफिकली देखें, आप इस कर्व के अंडर का एरिया चाहे 0 से 15 तक का लें या 0 से 50 तक का या इवन 0 से इन्फिनिटी तक का, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस कर्व का ऑलमोस्ट सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इस रीजन में है, 14 या 15 या 17 या 20 तक से फॉर एग्जांपल। तो अगर आप इंटीग्रेशन यहाँ कहीं आगे तक कर रहे हैं 50 तक, तो उस इंटीग्रेशन को चाहे यहाँ तक करें चाहे इन्फिनिटी तक करें, कोई आपके आंसर में ज़्यादा एरर नहीं आने वाली है, क्योंकि ये फंक्शन अब ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। ओके दिस तो इस रीजन में व्हेन टी इज़ लो सच दैट थीटा डी ओवर टी इज़ वेरी वेरी लार्ज, इस रीजन में इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हम वो क्या करेंगे, हम अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि वेरी लार्ज जैसे 100 टाइप का है, आप 100 के बजाय इस इंटीग्रेशन को इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दीजिए। आपके आंसर में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होने वाली है, ज़्यादा एरर नहीं आने वाली है, बिकॉज दिस कर्व ऑलमोस्ट फॉल्स टू 0 आफ्टर से 20। ओके दिस, तो अगेन मेरे पास ये इंटीग्रल अब इवेलुएट करने का तरीका आ गया। ये इंटीग्रल नॉर्मली हम क्लोज फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी बन जाए तो ये इंटीग्रल एक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ओके, सो इन द लो टी लिमिट हमारा जो ये यू का एक्सप्रेशन है, ये मैं इस अपर लिमिट को इन्फिनिटी से रिप्लेस करने वाला हूँ। ओके, रीज़न बीइंग दिस कर्व, ये कर्व का इंटीग्रेशन यहाँ तक करें या इन्फिनिटी तक करें, ओके द आंसर इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो फॉर द लो टेम्परेचर लिमिट यू जो इंटीग्रल है केवल, ओके ये 0 टू थीटा डी एफ एक्स डी एक्स, मैं इसे अप्रॉक्सीमेट कर दूंगा 0 से इन्फिनिटी इसी फंक्शन का इंटीग्रल। ओके, मैं अब की बार फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी अपर लिमिट को अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ। ओके, उसको रिप्लेस कर रहा हूँ इन्फिनिटी से दिस, और ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ओके, इनफैक्ट मुझे इस इंटीग्रल की वैसे इस वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, दिस इंटीग्रल इज़ अ डेफिनेट इंटीग्रल, एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में एक्स की लिमिट ये और ये रखेंगे, तो ये आपको बस एक फाइनाइट नंबर देगा। फाइनाइट नंबर आपको कैसे पता, ये एरिया फाइनाइट है, द एरिया अंडर दिस कर्व इज़ फाइनाइट, दैट इज़ गुड इनफ फॉर अस। तो आपको केवल अगर एग्जैक्ट इस इंटीग्रल की वैल्यू नहीं भी पता फिर भी हमारा काम चल जाएगा, बट ये इंटीग्रल एक्चुअली एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू होती है पाई 4/15। यहाँ पे मैं जस्ट कुछ चीज़ें कोट करना चाहूँगा। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड द रीमान जीटा फंक्शन, ओके वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। Riemann beta function for some complex number x is defined like this, summation n equal to 1 to infinity 1 over n power s। ओके, s इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, s में एक रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हो सकता है। ओके, इसमें भी हम मेनली उस केस में फोकस करते हैं जब इसका रियल पार्ट 1 से ज़्यादा हो, लेकिन मैं तो इसमें उस पर्टिकुलर केस की बात करूँगा जब
एस हमारा पूरी तरह रियल है, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट हो ही ना। तो एस अगर कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं है और आप इसे इंटीजर फॉर्म का सोचें, कोई ज़रूरी नहीं है इंटीजर हो, लेकिन अगर ये इंटीजर है तो बेसिकली ये किस तरह का फंक्शन है, से आप रीमान जीटा फंक्शन 2 के लिए डिफाइन करें, एस बराबर 2 के लिए, तो बेसिकली वो क्या है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड दिस। ऐसे ही आप जीटा फंक्शन फॉर 3 डिफाइन करें, 1/1 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जीटा फंक्शंस हैं, ओके दिस। तो रियल केस में जो जीटा फंक्शन होता है, अगर एस आर्ग्यूमेंट इसका रियल है तो बेसिकली वो इस इंटीग्रल से रिलेटेड होता है, 1/Γs इंटीग्रल 0 to ∞ x पावर s - 1। आप ज़रा चेक कीजिए, ये यही इंटीग्रल है, एस की जगह अगर आप 4 ले लें तो ये इंटीग्रल। तो जो हमारा ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल जिसे मैं कह रहा हूँ, ये बेसिकली रिलेटेड है द रीमान जीटा फंक्शन फॉर s = 4, ओके, द रीमान जीटा फंक्शन फॉर 4 अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर। ये जो हमारा गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाएं दिस। तो अगर आप जीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करें, जीटा फंक्शन फॉर s = 4, बेसिकली उसका मतलब 1 + 1/2 पावर 4, 1 + 1/2 पावर 4 प्लस 1/3 पावर 4 प्लस 1/4 पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ओके। और इस सीरीज़ को हम इवेलुएट कर सकते हैं, द सम ऑफ दिस सीरीज़ कम्स आउट टू बी π4/90, ओके। और बाहर से फैक्टोरियल 3 का फैक्टर एक और है, तो दिस इंटीग्रल इज π4/15। तो इसीलिए मैंने कहा ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। इनफैक्ट ये आपने यूज़ किया होगा विदाउट इवन नोइंग कि इस वैल्यू शायद आपको डायरेक्ट कोट की गई होगी। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हम टोटल इमिसिव पावर निकालते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की सारी फ्रीक्वेंसीज या सारी वेवलेंथ्स के ऊपर टोटल कितना इमिशन हो रहा है किसी ब्लैक बॉडी से ऑफ द टोटल पावर एट अ गिवन टेम्परेचर, तो आपको जो इंटीग्रल मिलता है वो इसी तरह का इंटीग्रल मिलता है, ओके दिस। तो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो लो टेम्परेचर रीजन में मुझे इंटरनल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन मिलता है। इतना इंटीग्रल के बाहर था और मेरा स्टैंडर्ड इंटीग्रल π4/15। अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, ये वैल्यू अगर हमें ना भी पता हो, बस मुझे ये पता है अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रल बन चुका है, टी डिपेंडेंस इसकी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसको सी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन ये बना। इस एक्सप्रेशन में टी की कुल मिला के 4 पावर्स हैं, ओके, लेकिन हम लिखेंगे इसे इसी फॉर्म में। अब अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t⁴ को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक 4 का फैक्टर आएगा, 3 × 4 = 12, और t⁴ की जगह t³ कांस्टेंट इन द डिनोमिनेटर t³। At low temperatures the specific heat, the molar specific heat is proportional to the third power of the temperature for a Debye solid। यही तो हम करना चाह रहे थे। आइंस्टीन थ्योरी का जो एक थोड़ा सी शॉर्ट कमिंग थी वो यही थी कि ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ को एक्सप्लेन करता है, क्लासिकल वैल्यू को एक्सप्लेन करता है, डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता है, वैल्यू अप्रोचेज जीरो एज टेम्परेचर गोज टू जीरो उसे भी शो करता है। लेकिन जो अप्रोच टू जीरो है वो एक्सपोनेंशियल प्रेडिक्ट करता है, जबकि एक्सपेरिमेंट्स उसे t³ टाइप का बताते हैं। तो आप देख रहे हैं डिबाई थ्योरी, लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन t³ के प्रोपोर्शनल, और अगेन इफ़ यू पुट t = 0 यू गेट CV = 0। तो लो टेम्परेचर पे जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंटली हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, डिबाई थ्योरी उसे एक्सप्लेन करती है, ओके। अगर ये कांस्टेंट आप C भी रखते तभी भी आपको यही बिहेवियर मिलता, दिस CV इज़ प्रोपोर्शनल टू t³। तो इनफैक्ट ये तो हमने केवल 2 रीजन्स में एनालिसिस किया, एक बहुत हाई टेम्परेचर रीजन और एक बहुत लो क्लोज टू 0 केल्विन। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली आप या न्यूमेरिकली आप वो जो इंटीग्रल जो क्लोज फॉर्म में इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए उस इंटीग्रल को आप न्यूमेरिकली इवेलुएट करें और फिर अलग अलग टेम्परेचर्स पे U और CV की वैल्यू निकालें, तो वो कर्व जो है आपका थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रिडिक्शन से बहुत अच्छी तरह मैच करता है। मतलब लो, मीडियम, हाई जो भी वैल्यूज़ आप बोलना चाहें, से लो हमने अभी तो केवल इस रीजन में एनालिसिस किया, यहाँ हमें t³ बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर से मैचिंग मिल गई, हाई टेम्परेचर रीजन में 3R। लेकिन आप इंटरमीडिएट वैल्यूज़ के लिए भी अगर हमारे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करें यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स, तो आप देखेंगे इट वर्क्स वेरी वेरी गुड, ओके, वेरी वेरी गुड। सो द डिबाई थ्योरी ऑलमोस्ट एक्सप्लेन्स इट, द मैचिंग इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक पॉइंट है, परफेक्टली एक्सप्लेनेशन डिबाई थ्योरी से भी नहीं आता है, ओके। अगर आप डेटा पॉइंट्स के साथ कर्व को, डिबाई कर्व को अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मलाइज करके फिट भी करना चाहें, बहुत अच्छी तरह फिट होता है, पर कंप्लीट फिट नहीं होता है, ओके। इनफैक्ट किस तरह के मटेरियल्स के लिए डिबाई थ्योरी बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर पाती है, फॉर इंसुलेटिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन से मेरा मतलब है नॉन अमॉर्फस, जो बहुत रेगुलर शेप में जो सॉलिड्स नहीं होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, उन्हें अमॉर्फस कहते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट कंप्यूट यहाँ से नहीं की जा सकती है, ओके।
लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ये कर सकते हैं, और इनफैक्ट वो सॉलिड्स इंसुलेटिंग भी होने ज़रूरी हैं। एक्सपेरिमेंटली जो हम ये बात कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये फीचर केवल इंसुलेटर्स के लिए देखा जाता है, इंसुलेटिंग सॉलिड्स के लिए। अगर हम मेटल्स की बात करें, आपने कोई सॉलिड मेटल लिया और उसकी स्पेसिफिक हीट को हम टेम्परेचर के साथ मेज़र करें, तो हाई टेम्परेचर रीजन और यहाँ तक तो डिबाई थ्योरी से उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसका बिहेवियर भी किसी इंसुलेटिंग सॉलिड की तरह होता है। लेकिन बहुत लो टेम्परेचर पे जाके सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट है उसका वेरिएशन बिल्कुल अलग तरह का हो जाता है। सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट, मैं लास्ट में एक लाइन जस्ट कोट करूँगा, तो ये इसीलिए मैंने कहा डिबाई थ्योरी वैसे बहुत, जो हमारा ओरिजिनल एम था उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, टी क्यूब वाला बिहेवियर भी अब हमारा एक्सप्लेन हो गया, बट स्टिल ये थ्योरी परफेक्ट नहीं है। उसका रीज़न बहुत सारे आप सोच सकते हैं। एक रीज़न तो ये है पॉसिबली, हमने लैटिस में हमने कहा ओरिजिनल जो आइंस्टीन आइडिया से या ओरिजिनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने मीन पोजीशन के अबाउट किया तो जो पोटेंशियल का नेचर है वो क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर, बट दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू। आपका जो पोटेंशियल है वो इंटायरली क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आप मैथमेटिकली उसको एनालाइज करें तो उसमें क्यूबिक और क्वाड्रिक और हायर ऑर्डर टर्म्स भी हैं, तो बेसिकली आपको एन हार्मोनिसिटी भी कंसिडरेशन में लेनी चाहिए थी। ये जस्ट मैंने एक पॉइंट किया कि आप डिबाई थ्योरी से आगे इंप्रूवमेंट किस तरह से सोच सकते हैं। तो आप लैटिस एन हार्मोनिसिटी का नोशन अगर दिमाग में रखें तो पॉसिबली वहाँ से आपको कुछ और थोड़ा और फाइन रिजल्ट्स मिलेगा। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ अप्रोच दैट वी माइट हैव टू यूज़ टू गेट बेटर अप्रोक्सीमेशंस। ओके, अच्छा, अब जो दूसरा तरीका है इन्हीं रिजल्ट्स पे डिराइव करने का, जो मैंने शुरू में पॉइंट किया था, इस अप्रोच में मैंने क्या किया, हम यू से सी वी निकालना चाहते हैं। मैंने यू को अप्रोक्सीमेट किया, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर लिमिट में यू को अप्रोक्सीमेट किया और उससे सी वी निकाल दिया। यू को अप्रोक्सीमेट करने का मतलब, यू में जो हमारा इंटीग्रल आ रहा था वो क्लोज फॉर्म में हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उसे हाई टी रीजन में अलग इवेलुएट कर दिया और लो टी रीजन में अलग इवेलुएट कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप यू से सी वी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकालिए। यू, जैसे मैंने सबसे शुरू में कोट कर रहा था इस लेक्चर के, यू का हमारा जो ये एक्सप्रेशन है दिस और दिस, मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट समझूंगा। 3/v³ को अगर मैं इस फैक्टर से रिप्लेस कर दूं तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इस एक्सप्रेशन को सीधे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपको सी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो मिल जाएगा, लेकिन अगेन उसमें जो इंटीग्रल है वो क्लोज फॉर्म में नहीं होगा। तो फिर सी का पहले एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकाल दो और उस एक्सप्रेशन को उसमें लिमिट ले लो, एक बार हाई टी लिमिट और एक बार लो टी लिमिट। तो आप उस तरीके से भी कर सकते थे, यू से सी का एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन निकालिए और सी को अप्रोक्सीमेट कीजिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर लिमिट में। अभी जो हमने किया, यू को हाई और लो टेम्परेचर लिमिट में पहले अप्रोक्सीमेट कर दिया और फिर सिंपली उसका डिफरेंशिएशन करके क्या, सी। तो अगर हम इस मेथड से आगे बढ़ें तो यू का अगर मैं ये एक्सप्रेशन लूँ तो सीधे अगर मैं इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, ओके, यहाँ मैंने यू का वो एक्सप्रेशन लिया है जिसमें लिमिट में हमारा टी नहीं आ रहा है, ओके, दिस अपर लिमिट में टी नहीं है, तो अब इसे डिफरेंशिएट सीधे कर सकते हैं। दिस इज़ कांस्टेंट, ओमेगा³ का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 1 इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन -1 इसका स्क्वायर, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, फिर से एक्सपोनेंशियल, h×ω/kt का डिफरेंशिएशन, h×k तो कांस्टेंट, और 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t²। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट। इसे आप मसाज करके लिखें, इस फॉर्म में ले आएँ, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। देन वही वाला सब्स्टिट्यूशन जो हमने पीछे किया था, टेम्परेचर हमारा अपर लिमिट में किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है, हम एक डायमेंशनलेस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी और एनर्जी का रेशियो, क्वांटा की एनर्जी और थर्मल एनर्जी का रेशियो, एक्स हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करें, तो जो अपर लिमिट है एक्स मैक्स h×ω/d और kt, ओके, जो कि डिवाई टेम्परेचर के टर्म में इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से अगर आप सब्स्टिट्यूशन करें, ओमेगा होगा kt/x, ठीक है, यहाँ ओमेगा की 4 पावर्स हैं और एक डी ओमेगा भी है, तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे ओमेगा की जगह ये, तो kt/h× की 4 पावर यहाँ से और एक यहाँ से 5 पावर्स यू विल गेट। यू मसाज दिस एंड ऑल दिस जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। हाँ, साथ साथ एक चीज़ और करें, ओमेगा डी का एक्सप्रेशन हमारे पास है v³ और वॉल्यूम के टर्म में, उससे यहाँ पे ये जो फैक्टर है, बाहर का जो फैक्टर है 2π² v³/v, इसकी वैल्यू इतने के बराबर बनती है। सो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज दिस फाइनली यू गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म। सी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, यू के एग्जैक्ट एक्सप्रेशन एग्जैक्ट था लेकिन क्लोज फॉर्म में नहीं था, लेकिन उससे आप सी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। दिस इज एग्जैक्ट इन द डेबाई मॉडल, ओके। लेकिन यहाँ अब आपको ये इंटीग्रल परफॉर्म करना है, x4ex/(x−1) dx का इंटीग्रल 0 से अगेन θd/θ। ये इंटीग्रल भी क्लोज्ड फॉर्म में इवेल्युएट नहीं किया जा सकता है,
तो अगेन आपको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। CV एग्जैक्ट है, पर अब आपको इसकी वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे निकालने के लिए आपको कोई न्यूमेरिकल मेथड या अप्रॉक्सीमेशन मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगेन हम केवल इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे नहीं देखते हैं, या तो बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर पे देखें। तो यहाँ एनालिसिस का मेथड एक्चुअली सिमिलर है। अब की बार आप इस फंक्शन पे कंसंट्रेट कीजिए, x4 e power x माइनस 1 होल स्क्वायर। माना इस फंक्शन को आप gx कहें, तो इस फंक्शन का अगर मैं प्लॉट करूँ, क्वालिटेटिवली इस फंक्शन का प्लॉट भी वही है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं इस इंटीग्रल को जो हमने अप्रॉक्सीमेट करना है हाई टी और लो टी रीजन में, वो एनालिसिस उसी तरह से होने वाला है। ओके, ये फंक्शन एग्जैक्टली पिछले फंक्शन जैसा नहीं है, क्वालिटेटिवली सिमिलर है। इनिशियली 0 होता है, फिर राइज करता है, लेकिन इसका मैक्सिमम से इस पॉइंट के आसपास आता है। आप इसे प्लॉट करके देख सकते हैं मैथमेटिका या किसी और सॉफ्टवेयर में। 3.85 पे मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू 4.9, और फिर ये डीके करता है। लेकिन लार्जर वैल्यूज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए ये फंक्शन भी डीके कर रहा है। तो फिर उसी तरह से अगर आप अप्रॉक्सीमेट करना चाहें कि मैंने यहीं पे दोनों अप्रॉक्सीमेशन कर दिए हैं इसी पेज पे। हाई टेम्परेचर रीजन में थीटा डी अपॉन टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। आपने इंटीग्रेशन थीटा डी अपॉन टी तक करना है। थीटा डी अपॉन टी मतलब कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, यहाँ तक कि यहाँ तक कि यहाँ तक, यहाँ तक आपने बहुत क्लोज तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेकर वेरी स्मॉल वैल्यू तक, और 0 से आपने बहुत स्मॉल वैल्यू तक इंटीग्रेशन करना है। तो जरा इस फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लेते हैं। इस छोटे से रीजन में इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। इस छोटे से रीजन में इस फंक्शन का बिहेवियर, इफ़ व्हेन x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, पूरी इंटीग्रेशन की रेंज में x स्मॉल है, तो स्मॉल x के लिए इस फंक्शन का बिहेवियर x⁴ e पावर x की जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर के e पावर x की जगह 1 ना रखें, उसे कम से कम एक और टर्म तक एक्सपेंड करें, क्योंकि अदरवाइज 1 - 1 वुड बिकम 0। ओके, लेकिन इसे आप केवल फर्स्ट टर्म 1 + x तक एक्सपेंड करें, तो 1 and 1 कैंसल्स आउट, लिविंग x²। इस फंक्शन का भी जो बिहेवियर फॉर स्मॉल x है वो पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक है। मैंने यहाँ पे पैराबोलिक फंक्शन प्लॉट नहीं किया, बट लेट मी डू इट ओवर हियर नाउ। अगर मैं इस फंक्शन के साथ भी x² फंक्शन को प्लॉट करूँ, समथिंग लाइक दिस, बहुत छोटे वैल्यूज़ ऑफ आर्गूमेंट के लिए x के लिए ये मेरा जो ये फंक्शन है आपकी बार जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, अगेन ये x² से मैच करता है। अगर t बहुत लार्ज है तो एक्चुअली मुझे इंटीग्रेशन बहुत छोटे रीजन के लिए करना है, तो मैं अपने फंक्शन के बजाय केवल x² का इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ। ओके, मैथमेटिकली ये ऑब्टेन हुआ। और x² का इंटीग्रेशन आप करें, आपको अगेन x³ मिलेगा। x³ की लिमिट्स रखें, यू गेट दिस आंसर, यू लॉन्ग-पैकेट वैल्यू। और अगर लो टी रीजन में वो करें, लो टी का मतलब थीटा डी अपॉन टी वेरी लार्ज, से ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100, और अगेन ये फंक्शन भी 15 या 20 या 30 तक जाते जाते ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन 100 तक कर रहे हैं, लो टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर क्लोज टू 0 केल्विन, 1 to 10 केल्विन, और थीटा डी रूम टेम्परेचर के ऑर्डर का, तो ये 100 के ऑर्डर का से एक नंबर है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहे 100 तक करो चाहे इन्फिनिटी तक करो, एरिया अंडर द कर्व इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो इस केस में मैं इफेक्टिवली जो हमारी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है उसे इन्फिनिटी तक भी एक्सटेंड कर दूं, तो हमारे आंसर में कोई ज़्यादा एरर नहीं आने वाली है। किसमें? लो टेम्परेचर लिमिट में। तो इस इंटीग्रल को इवेलुएट करें। अगेन ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, इनफैक्ट ये पिछले वाले इंटीग्रल से रिलेट किया जा सकता है, बट और इसकी वैल्यू इतनी है 4 × π4 और 15। पर अगर ये वैल्यू नहीं भी पता, फिर भी डेफिनेट इंटीग्रल है। टी कहीं नहीं है इसमें। अब हम टी जो इस अपर लिमिट पे आ रहा था, इसको तो हम इन्फिनिटी से रिप्लेस कर चुके हैं, तो टी अब इस इंटीग्रल में कहीं नहीं है। तो बस ये इंटीग्रल एक फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर मुझे मैं उसको एक कांस्टेंट सी की तरह रख दूं, तो सी वी का बिहेवियर जो है दिस इनटू सम कांस्टेंट सी। बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, 9 r थीटा डी क्यूब कांस्टेंट, दिस इज सम कांस्टेंट सी वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। अगेन ये बिहेवियर मिल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो u पे अप्रॉक्सीमेशन करो और फिर सी वी निकालो, या u से सी वी एग्जैक्ट निकाल लो और सी वी के लेवल पे अप्रॉक्सीमेट करो। सो यू कैन प्रोसीड इधर वे, यू गेट द सेम रिजल्ट्स। ओके, सो तो मैथमेटिकली जो हमने डिवाई थ्योरी से जो कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऑब्टेन करना चाह रहे थे वो हमें मिल चुका है। बट नाउ सम मोर थिंग्स। मैं एक पॉइंट ये रेज करूँगा, पर मैं इस फॉर्म में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा। ओके, बट यू कैन स्टडी इट फॉर योरसेल्फ। आप लोगों ने लैटिस का मोनोएटमिक भी और डायटोमिक लैटिस का डिस्पर्शन कर्व से स्टडी किए होंगे। ओके, जहाँ हम एक्चुअली उसके मैकेनिकल वाइब्रेशंस को ही देखते हैं। आप वो लैटिस जो है उसके एक एटम या एक एंटिटी का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और फिर उसके आप इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह यूज़ करके आप उसका डिस्पर्शन कर्व स्टडी करते हैं। डायटोमिक लैटिस का आप डिस्पर्शन कर्व स्टडी करें तो वहाँ आपको 2 ब्रांचेस मिलती हैं। ओके, फर्स्ट ब्रिलियन जोन में आप प्लॉट करते हैं के के साथ
-π/2a से +π/2a तक, तो आपको इस तरह का बिहेवियर मिलता है। आप इस ब्रांच को कहते हैं दिस इज द अकॉस्टिकल ब्रांच एंड दिस इज द ऑप्टिकल ब्रांच। ओके, ओमेगा और के का रिलेशन जो है, डिस्पर्शन जो रिलेशन आप स्टडी करते हैं। अब अकॉस्टिकल ब्रांच में क्या होता है, के के साथ ओमेगा का वेरिएशन होता है। ओके, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ के का वेरिएशन या के साथ फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है। ओके, जबकि ऑप्टिकल ब्रांच में ये वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है। ऑप्टिकल ब्रांच में के साथ ओमेगा ऑलमोस्ट स्टेशनरी है। ओके, इसीलिए ये नाम भी इनके इसीलिए कहे गए थे ऑप्टिकल ब्रांच। साउंड में ये फीचर ज़्यादा दिखता है कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जबकि लाइट के लिए इनफैक्ट वैक्यूम में सारे कंपोनेंट्स की वेलोसिटी बराबर होती है, मतलब वहाँ डिस्पर्शन नहीं होता है, तो इसीलिए इस मोड को ऑप्टिकल मोड कहा गया। ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो के से इंडिपेंडेंट है। ओके, दिस तो ऑप्टिकल ब्रांच, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी है। ओके, अब इसको अगर मैं यहाँ से किस तरह से रिलेट करते हैं, मैं जस्ट पॉइंट कर रहा हूँ, मैं इसको कनेक्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। अकॉस्टिकल मोड्स जो हैं, ये जो अकॉस्टिकल ब्रांच है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्रीक्वेंसी की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू हैं, दिस डिपेंडिंग ऑन द के वैल्यू। अकॉस्टिकल ब्रांच में फ्रीक्वेंसी की कई वैल्यू हो सकती है, और फ्रीक्वेंसी की कई वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी में एक डिस्ट्रीब्यूशन है। डीवाई मॉडल इसी चीज़ की बात तो करता है। डीवाई मॉडल इस तरह से कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मोड्स हैं वो 0 से लेकर एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी तक के सारे मोड्स पॉसिबल है। जबकि आप अगर ऑप्टिकल वाली ब्रांच को देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, आप इसे ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन समझ सकते हैं, मतलब ओमेगा की वैल्यू फिक्स्ड है। ओके, दिस और फिक्स फ्रीक्वेंसी की बात किस में की जाती है, आइंस्टीन मॉडल में। स्पेसिफिक हीट में जो हमारा मॉडल है आइंस्टीन मॉडल में, आप इसकी बात करते हैं, हाँ सारे ऑसिलेटर्स की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। ओके, दिस तो ये कनेक्शन एक्चुअली इसको और वो किया जा सकता है, ये जो अकॉस्टिकल और ऑप्टिकल जो हम डिस्पर्शन हमारे रिलेशंस होते हैं उससे इसे रिलेट किया जा सकता है। ओके, इस फॉर्म में भी स्टडी किया जा सकता है। अच्छा, मोड का स्पेक्ट्रा अगर हम आइंस्टीन और डीबाई थ्योरी का कंपेयर करें, या मैं पीछे कई बार बना चुका हूँ यही वाले कर्व्स, कितने मोड्स किसी फ्रीक्वेंसी रेंज में है, dn/d ओमेगा, द नंबर ऑफ मोड्स इन अ स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज d ओमेगा। ओमेगा के साथ वेरिएशन देखें, आइंस्टीन थ्योरी में सारे के सारे जो मोड्स हैं एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी पे लाई करते हैं, सारे के सारे 3n मोड्स। डीवाई वाले केस में 0 से एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी है, उस तक लाई करते हैं, और ये वेरिएशन हमारा रेले पैटर्न पे है। दिस इज एक्चुअली अ पैराबोलिक कर्व, न्यू स्क्वायर के टाइप का वेरिएशन है, 4π न्यू स्क्वायर डी न्यू ओवर सी क्यूब। ओके, दिस लेकिन एक्चुअल जो हमारे क्रिस्टल्स के वेरिएशन होते हैं, ओके, मोड्स का जो स्पेक्ट्रा है वो टिपिकली इस तरह का होता है। ये जस्ट मैंने ऐसे ही प्लॉट किया है, लेकिन टिपिकली इसी तरह का होता है। ठीक है, स्कैटरिंग मेजरमेंट जो हम करते हैं, एक्सरे स्कैटरिंग मेजरमेंट से इस तरह के कर्व्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्चुअल किसी क्रिस्टल के लिए से द कर्व लुक्स समथिंग लाइक दिस। और लैटिस मॉडल्स भी अगर हम यूज़ करें, लैटिस मॉडल से मतलब ये है, आप उसको डायटोमिक, अगर वो लैटिस है उसको डायटोमिक मॉडल की तरह पिक्चर करके और फिर उसकी अकॉस्टिकल और ऑप्टिकल ब्रांच निकाल रहे हैं, और वहाँ से आप उसकी अगर ये मोड स्पेक्ट्रा निकालने की कोशिश करें तो वो भी इस तरह का बनता है। तो लैटिस मॉडल इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को सबसे अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस करता है। ओके, लेकिन पॉइंट ये है, आइंस्टीन थ्योरी और डीबाई थ्योरी दोनों काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं स्पेसिफिक हीट के लेवल पे, लेकिन ये इससे किस तरह से मैच कर रहे हैं। अगर आप इस कर्व को थोड़ा बहुत ग्रॉसली देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये इस कर्व से मैच कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये इस पॉइंट पे बहुत एक हाई पीक है, बहुत सारे मोड्स एक फ्रीक्वेंसी पे कंसंट्रेटेड हैं और फिर ऑलमोस्ट डाई डाउन हो जा रहे हैं। ये इसकी तरह है। अगर आप इन दोनों कर्व्स को सुपरपोज करें तो पॉसिबली ये कर्व जनरेट हो सकता है। मतलब एक्चुअल जो लैटिस के, एक्चुअल जो सॉलिड के मोड स्पेक्ट्रा है वो ना प्योरली डीबाई है ना प्योरली आइंस्टीन है, वो इन दोनों का आपको प्रॉपर मिक्सचर यूज़ करना पड़ेगा। रीज़न ये है, किसी क्रिस्टल में आपके पास ये मोड्स भी होंगे और ये मोड्स भी होंगे। ओके, लोअर फ्रीक्वेंसी मोड्स को हम अकॉस्टिकल मोड्स कहते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी मोड्स, अकॉस्टिकल मोड्स जो हैं वो डीबाई थ्योरी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, और जबकि जो हाई फ्रीक्वेंसी मोड है, ओके, और जो लगभग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे है सारे के सारे मोड, वो आइंस्टीन थ्योरी से ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो क्योंकि किसी भी मटेरियल में आपको ये दोनों मोड्स प्रेजेंट होते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो बेस्ट जो शायद आप प्रेडिक्शंस अगर या बेस्ट एनालिसिस उस सिस्टम का करना चाहें तो वी मस्ट यूज़ दीज मोड्स
इन सम फॉर्म ऑफ सॉर्ट ऑफ कंबाइंड फैशन। ओके, अकॉस्टिकल मोड्स के लिए डिबाई थ्योरी और ऑप्टिकल मोड्स के लिए आइंस्टीन थ्योरी, एंड दिस इज व्हाट पीपल ट्राई टू डू। और अगर आप क्वालिटेटिवली भी देखें, ये और ये कर्व अगर आप सुपरपोज कर रहे हैं तो पॉसिबली इस तरह के कर्व के आप ज़्यादा क्लोज बन रहे हैं। ओके, बस, तो दिस इज व्हाट पीपल ट्राई टू डू। और मैं एक और पॉइंट जो मैंने पीछे रेज किया था, जो डिबाई थ्योरी जो प्रिडिक्शन कर भी पाती है, टी क्यूब प्रिडिक्शन, वो टी क्यूब प्रिडिक्शन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स में केवल इंसुलेटिंग सॉलिड्स के लिए पाया जाता है, इंसुलेटिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। अगर आप किसी मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत लो टेम्परेचर पे जाके उसकी स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन इनफैक्ट टी क्यूब जैसा भी नहीं मिलता है, उसकी स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू टी मिलता है। ओके, सॉलिड्स के लिए जो बहुत लो टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट है, टी क्यूब वाला प्रिडिक्शन गलत नहीं है, पर उसके अलावा वहाँ एक और टर्म होता है, और टी अगर बहुत स्मॉल है तो इनमें डोमिनेटिंग टर्म ये वाला है। अगर टी आपका बहुत छोटा है, से 10⁻³ केल्विन, जस्ट मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, तो दिस नंबर इज 10⁻⁹, जबकि ये 10⁻3, ये फैक्टर डोमिनेटिंग है। नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं उनमें ये फैक्टर नहीं होता है, तो उसकी लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट टी क्यूब से ही कंट्रोल होती है। लेकिन सॉलिड्स में, मेटल्स में एक और टर्म आता है, मेटल्स या कंडक्टर्स में एक और टर्म आता है। अब ये टर्म का ओरिजिन क्या है? एक्चुअली मेटल्स में आपके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई मेटल का ब्लॉक आपके पास है, कोई टुकड़ा ये है, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पूरे ब्लॉक में अगर आप देखें तो उन्हें हम कहते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। जैसे मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर गैस बनती है जो कि किसी कंटेनर के अंदर फ्रीली मूव कर सकती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि अपने एटम से फ्री हैं उस मेटल के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये बेसिकली एक गैस टाइप का मॉडल है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस जिसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली फर्मियॉन्स होते हैं और सिस्टम का टेम्परेचर बहुत लो है। तो प्रॉपर स्टडी इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन है वो फर्मी थ्योरी अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर वो किया जाए तो वो पाया जाता है वो स्पेसिफिक हीट एक्चुअली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एट वेरी लो टेम्परेचर। तो सॉलिड्स में ये कंट्रीब्यूशन जो है, जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, ये भी एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का नोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है उसके कारण जो स्पेसिफिक हीट में है वो ये कंट्रीब्यूशन। ओके, बट अदरवाइज डिबाई मॉडल जो नॉन इंसुलेटिंग सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनकी स्पेसिफिक हीट को वेरी वेरी एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है, नॉट परफेक्टली बट वेरी वेरी एक्यूरेटली। ओके, अब आता है एक अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, डिबाई मॉडल ने ये कहा दिस एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक के ही मोड्स एग्जिस्ट करेंगे। अभी तक हम इसका नंबर का ओरिजिन ये समझ रहे थे कि हाँ यार, टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो हैं वो 3n0 होना चाहिए। तो ठीक है, ये कहीं पे जाके एक कर्व ट्रंकेट होगा। आप इसे सोचिए, ये पैराबोलिक कर्व जा तो आगे रहा है, रेले प्रेडिक्शन तो ये है, पर हमारे इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ तक हमारा जो एरिया अंडर द कर्व है, टोटल नंबर ऑफ मोड्स 3n0 हो चुका है। लेकिन अब इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक दूसरा फिजिकल रीजनिंग भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं सारे कंपोनेंट्स की वेलोसिटी अभी सेम ले रहा हूँ, मतलब लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वाले मोड्स की v। ओके, और डिस्पर्शन वगैरह भी कुछ नहीं है, मतलब वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी नहीं कर रही है। इनफैक्ट हमने डिस्पर्शन की, वेलोसिटी के टर्म्स में डिस्पर्शन की कहीं बात नहीं की। सारे कंपोनेंट्स की वेलोसिटी अगर अलग अलग भी है, वी एल और वी टी की वैल्यू अलग अलग भी है, सारी फ्रीक्वेंसी के लिए वो सेम है, बट अभी मैं सिंगल वो कंसिडर कर रहा हूँ। तो आपका एक जो पर्टिकुलर मोड है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन वेलोसिटी के साथ, इसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें दिस। तो ये किसी भी फ्रीक्वेंसी और किसी भी वेवलेंथ पे ट्रू होना चाहिए। तो अगर ओमेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है तो लैम्डा उस समय अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा। उस समय भी इसका और इसका प्रोडक्ट स्टिल 2π टाइम्स वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। दिस v इज़ वेलोसिटी। ओके, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ v, प्लीज़ बी ए बिट केयरफुल। तो लैम्डा की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वेवलेंथ जो उस क्रिस्टल में प्रोपोगेट कर सकती है, मिनिमम वेवलेंथ किसकी? मोड की। फ्रीक्वेंसी के टर्म में मोड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्ड क्या करेगा? मिनिमम वेवलेंथ करस्पॉन्ड करेगा। तो जो मिनिमम वेवलेंथ है वो इतनी है, इसे आप वेवलेंथ कट ऑफ कह सकते हैं। वेवलेंथ कट ऑफ मिनिमम साइड में है इतना, और ओमेगा मैक्स को ही हमारा क्या होता है? डिबाई फ्रीक्वेंसी। ओके, डिबाई फ्रीक्वेंसी के टर्म में लैम्डा मिनिमम इतना। ओमेगा डी का एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर रखा था। ओके, 6π² n0 /v to the power 1/3। उसे इनफैक्ट ओमेगा डी का एक्सप्रेशन वी क्यूब के टर्म में था, ओमेगा डी क्यूब का वी क्यूब के टर्म में, ये वाला। तो यहाँ से आप ओमेगा डी अपॉन वी निकाल दें, क्यूब रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, तो वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो लैम्डा मिनिमम का एक्सप्रेशन ये। इसमें v और n0 के टर्म्स को अलग रख के, बाकी ये न्यूमेरिकल फैक्टर मैंने अगर अलग किया, ओके, और ये न्यूमेरिकल फैक्टर आप इवेलुएट कर सकते हैं, ये 1.612 है।
दिस इज़ अ न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ऑर्डर 1। अब मैं आगे से इसे 1 कहूँगा, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ऑर्डर 1। बाकी जो कट ऑफ वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ जो उस क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर सकती है वो इतनी है, v⁻⁴ एंड नॉट ⁻1। ये चीज़ क्या है? इसके लिए एक सिंपल मॉडल लेते हैं। ओके, माना आपका क्रिस्टल मैं सिंपली एक क्यूब ले लूँ जिसकी हर साइड L है और उसका लैटिस अरेंजमेंट इस तरह से है एक रो में कुल मिला के आपके N0 एटम्स मौजूद हैं। माना हमारी एलिमेंट्री एटम्स हैं, एटम 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 एटम, एक लाइन के अलॉन्ग आपके N0 एटम्स हैं, फिर दूसरी लाइन यहाँ होगी, तीसरी लाइन यहाँ, चौथी लाइन यहाँ, पांचवी लाइन, तो इसके अलॉन्ग भी N0 एटम्स है, माना इसके अलॉन्ग भी N0 एटम्स हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिमिलर ले रहा हूँ हर तरफ उसका पैटर्न, ठीक है। मतलब ये तो v⁻⁴ v है L का क्यूब, L इंटू L। इस क्रिस्टल के लिए v⁻⁴ कितना है? L। और n0 इस पूरे क्रिस्टल के अंदर जितने हमारे एंटिटीज़ हैं वो हैं मौजूद, वो 1 मोल है, बट N0 इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ हैं। अगर एक रो में N0 एंटिटीज़ हैं तो एक फेस पे कितनी होंगी? N0 इंटू N0, N0 स्क्वायर। और पूरे वॉल्यूम में कितनी होंगी? N0 इंटू N0 इंटू N0। ये एक स्मॉल N0 है, कैपिटल N0 है। एक रो में जितनी एंटिटीज़ हैं वो स्मॉल N0 है। तो अगर मैं स्मॉल N0 का क्यूब कर दूं तो मुझे टोटल वॉल्यूम में जितनी एंटिटीज़ मौजूद हैं जो कैपिटल N0 हैं वो मिल जाएगा। माना एक रो में 10 एंटिटीज़ हैं तो एक फेस पे कितनी होंगी? 10, और ऐसी 10 रोज़ हैं, 10 इंटू 10 100, और फिर ऐसी आपकी 10 रोज़ और हैं, 10 प्लेन्स और हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 दिस। तो ये जो नंबर्स हैं v⁻⁴ बेसिकली L है और N0 एक उस L डायरेक्शन में, उस L लेंथ में कितनी एंटिटीज़ मौजूद हैं। ये नंबर क्या है? बेसिकली इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इतनी लेंथ में, L लेंथ में N0 एंटिटीज़ मौजूद हैं, तो लेंथ को अगर आप नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको तो यही तो पता लग रहा है कि नहीं दो के बीच का डिस्टेंस कितनी है। ओके, 10 मीटर में 5 एंटिटीज़ मौजूद हैं तो 10/5 2 मीटर, किन्हीं दो के बीच की स्पेसिंग तो है। ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमें यहाँ पे मिला था v⁻⁴ ओवर N0⁻⁴, ये बेसिकली उस सॉलिड सब्सटेंस की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को डिनोट कर रहा है। अगेन मैंने यहाँ पे क्यूबिकल मॉडल लिया, लेकिन आप कोई भी मॉडल लें, आप स्फेरिकल लें या कुछ लें, उससे थोड़ा न्यूमेरिकल फैक्टर पे फ़र्क पड़ेगा, पर ये न्यूमेरिकल फैक्टर स्टिल 1 के ऑर्डर का रहेगा। द बेसिक पॉइंट इज लैम्डा मिनिमम बेसिकली करस्पॉन्ड्स टू द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ दैट सॉलिड। जो कट ऑफ वेव आ रहा है, अब इसे आप कट ऑफ के टर्म में सोचिए, वेवलेंथ में जो कट ऑफ है वो वैल्यू इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से रिलेटेड है। आप उसे इक्वली मान लीजिए, ये फैक्टर 1 के ऑर्डर का है, ये इसके बराबर है। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू अप टू अ कांस्टेंट ऑफ ऑर्डर 1 टू द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ द लैटिस। इनफैक्ट दिस थिंग्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसके बराबर क्यों होना चाहिए? बल्कि इसको रिवर्स में सोचना चाहिए। अब आर्गुमेंट रिवर्स में करें, क्यों इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बराबर ये बन रहा है? मिनिमम जो वेवलेंथ जो हो सकती है किसी मोड की, इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के मोड्स क्यों नहीं हो सकते हैं क्रिस्टल में? यू कॉन्ट टॉक ऑफ अ वेव दैट इज़ अ मोड विद वेवलेंथ स्मॉलर देन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ये बात करना बेईमानी है, गलत होगा कि ये अगेन मैंने सिंबॉलिक दिखाया है। माना ये आपका क्रिस्टल है, केवल एक डायमेंशन दिखाई है मैंने, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, इनके बीच की स्पेसिंग ए। आप एक वेव लीजिए, इसका एम्पलीट्यूड मुझे कम दिखाना ज़रूरी नहीं था, पर मैंने एम्पलीट्यूड भी कम दिखाया है, बट माना इसकी वेवलेंथ बहुत कम है। क्या आप इस वेव को इस क्रिस्टल लैटिस के साथ पिक्चर कर सकते हैं? वेव मतलब समथिंग वाइब्रेटिंग, यहाँ पे वाइब्रेशन 0 है, एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, बीच में कहीं 0 है। आपका क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो डिस्क्रीट है, यहाँ पे मास है और यहाँ पे मास है। अगर ये इसमें वाइब्रेशन होंगे भी, आप इसे एक चेन ऑफ मासेस कनेक्टेड बाय स्प्रिंग की तरह भी सोचें, तो अगर ये वाइब्रेट करेगा भी तो ये मास हो सकता है अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे किसी पोजीशन पे हो, और ये मास अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे किसी पोजीशन पे हो, लेकिन यहाँ बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये बीच में जो बहुत छोटी वेवलेंथ की वेव की बात कर रहे हैं, तो उसमें बीच के जो डिस्टर्बेंस हैं, अप डाउन्स, ये एक्चुअल क्रिस्टल में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, से लार्जर वेवलेंथ, तो हो इस मोशन को आप इसके करस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इस पॉइंट पे वेव का डिस्प्लेसमेंट 0 के करीब है, इसका मतलब अच्छा ये वाला मास अपनी पोजीशन पे है, और इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इतना है, मतलब ये मास अपनी जगह से इतना डिस्प्लेस हो रखा है। इस वेव को डेफिनेटली आप इस लैटिस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन इस लैटिस के साथ इस वेव को एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। तो लगभग आप जिस वेव को एसोसिएट, मतलब जो वेव उस क्रिस्टल में प्रोपगेट हो सकती है, उसकी वेवलेंथ लगभग
इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की ऑर्डर की तो होनी चाहिए, उससे छोटी वेवलेंथ के प्रोपगेशन की आप बात नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल रीज़न है। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, हम आर्गुमेंट को अब रिवर्स में देख रहे हैं। ये तो मैथमेटिक्स ने बताया कि लैम्डा मिनिमम ए के ऑर्डर का होता है, पर एक्चुअली हम आर्गुमेंट को अब रिवर्स कर रहे हैं। हाँ, किसी भी क्रिस्टल में कुछ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होगी, अलग अलग क्रिस्टल्स के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो जितना भी है वो ए जिस ऑर्डर का है उससे छोटी वेवलेंथ की वेव्स उसमें प्रोपगेट नहीं कर पाएंगी। तो मतलब वेवलेंथ में मिनिमम साइड में एक कट ऑफ है, और वेवलेंथ में मिनिमम साइड में एक कट ऑफ है, मतलब फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम साइड में एक कट ऑफ होगा। एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर की वेव्स क्रिस्टल में प्रोपगेट नहीं कर पाएंगी। तो ये फिजिकल रीज़न है क्यों एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। ओके, सो दिस इज द फिजिकल रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिबाई फ्रीक्वेंसी। जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, जो हमारी लैटिस की जो डिस्क्रीटनेस है उसका, वो है रीज़न। लैटिस हमारी डिस्क्रीट है, अगर लैटिस कंटिन्यूस होती, ओके, अब लैटिस कह रहे हैं और कंटिन्यूस, दिस डजंट मेक सेंस, बट होपफुली यू अंडरस्टैंड। अगर कंटिन्यूस सिस्टम होता तो आपके इन प्रिंसिपल आपके 0 to इन्फिनिटी सारी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती, बट क्योंकि लैटिस डिस्क्रीट है इसलिए आपकी फ्रीक्वेंसीज में एक अपर कट ऑफ आ जाता है। ओके, दिस लेट मी अगेन रिमाइंड टू कंक्लूड द डिबाई थ्योरी is very very reasonable for low frequency acoustic modes। अगेन इस और इस कर्व को आप कंपेयर करें, डिबाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल या लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसे एक्चुअल सोचें तो ये पार्ट इससे मैच करता है। अकोस्टिक मोड्स में तो बहुत ही अच्छा मैचिंग करता है, लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसी जिन्हें हम ऑप्टिकल मोड्स कहते हैं उसके लिए डिबाई मॉडल थोड़ा उतना अच्छा मैचिंग रिजल्ट्स की नहीं दे पाता है। बट हमने ये तो मैं तब बात कर रहा हूँ जब आप मोड डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, बट जब हमने CV की वैल्यू स्टडी की, CV का रिजल्ट तो डिबाई थ्योरी का बहुत अच्छी तरह मैच करता है। जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है, बहुत छोटे डेविएशन को छोड़ के CV का कर्व तो ये बहुत अच्छे से वो करता है। इसका रीज़न अगेन रीज़न है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस समय मोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पर यह डिस्ट्रीब्यूशन है। और CV या जिन क्वांटिटीज़ की आप बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छी तरह मैच कर रही हैं, वो एक्चुअली एवरेज क्वांटिटीज़ हैं। ओके, लेट मी अगेन रिपीट, डिबाई थ्योरी अगर आप मोड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे आ जाएं, डिबाई थ्योरी एक्चुअल मोड डिस्ट्रीब्यूशन से उसके प्रेडिक्शन काफ़ी अलग है। काफ़ी अलग इन द सेंस, अकोस्टिकल मोड्स के लिए तो ठीक है मैचिंग, यहाँ तक वाले कर्व को आप इससे शायद मैच कर सकें, अच्छा ये इस पार्ट से मैच कर रहा है, पर व्हाट अबाउट दिस पीक, ये जो ऑप्टिकल मोड के करस्पॉन्डिंग पीक मिल रही है, ये तो डिबाई मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। बट स्टिल आपने देखा डिबाई थ्योरी हाई टेम्परेचर पे 3R और लो टेम्परेचर पे T क्यूब वेरिएशन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। इसका रीज़न, बट स्टिल वेरी वेरी गुड एक्सपेरिमेंटल मैचिंग। क्यों? इसका रीज़न CV या इस तरह की जो क्वांटिटीज़ आप कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज क्वांटिटीज़ हैं। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहें वो डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स हैं। ओके, एवरेज क्वांटिटीज़ हैं, और कई अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस हों जो एक दूसरे से क्वालिटेटिवली कुछ हद तक सिमिलर हैं, तो उनके लिए एवरेज क्वांटिटीज़ सिमिलर बनती हैं। ओके, तो जो फाइनल डिटेल्स हैं कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, जब हम एवरेजेस कंप्यूट करते हैं ऐसा हो सकता है कि इन दोनों सिस्टम्स के लिए एवरेज सेम बने। एक्चुअल कर्व ये है, तो इससे जो एवरेज बन रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू दिखनी है, और ये हमारा डिबाई मॉडल है, इसका जो वो है, ये कर्व्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में डिफरेंट हैं, पर जब हम एवरेजेस कंप्यूट करेंगे, एवरेज पे लेवल पे आके ये इनके बीच का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसीलिए जो एवरेज वैल्यूज़ हैं, CV बेसिकली एक तरह की एवरेज वैल्यू, एक तरह का मोमेंट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक तरह का मोमेंट है। तो उस मोमेंट के लेवल पे आके वो जो इन दोनों का डिफरेंस है भी वो नेग्लिजिबल रह जाता है। इसीलिए CV की वैल्यू जो डिबाई मॉडल प्रेडिक्ट करता है वो एक्सपेरिमेंट से इतनी अच्छी तरह मैच करती हैं। ओके, द रीज़न इज CV या इस तरह की जो और क्वांटिटीज़ हैं, दे आर द एवरेज क्वांटिटीज़, दे आर द मोमेंट्स, एंड द ओवरऑल फाइनल डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डोंट अफेक्ट द मोमेंट्स मच। ओके, मोमेंट्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है चाहे ऐसा है। CV की वैल्यू आप कंप्यूट करें, दोनों से ऑलमोस्ट सेम बनेगी, एंड दिस इज़ व्हाट वी सी इन द लैब। ओके, लास्ट में जस्ट एक पॉइंट, मैं पीछे इसकी बात कर रहा था कि क्या डिबाई थ्योरी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने कहा डिबाई थ्योरी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मटेरियल्स को, इंसुलेटिंग क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को, लेकिन वहाँ भी थोड़ा डिस्क्रिपेंसी मिलती है। क्या हम उसे और सुधार सकते हैं? कर सकते हैं। क्या अप्रोच हो सकती है? हम इसे आगे डील नहीं करेंगे, बट क्या हो सकती है? एक अप्रोच तो ये है, डायरेक्टली हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी सेम ली है मोड्स की, पर इनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। ओके, VL और VT एक्सपेरिमेंटली लैब में दोनों को अलग अलग मेज़र किया जा सकता है। आप सॉलिड में इसकी वेलोसिटी रीड कीजिए इसकी, और हो सकता है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट भी हो, डिस्पर्शन हो, वो एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हैं। बट चलिए अभी मैं इनको केवल डिफरेंट मान रहा हूँ, माना VL और VT अलग अलग हैं
और लेकिन अपने आप में कांस्टेंट है, वी एल सारी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कांस्टेंट है, वी टी सारी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कांस्टेंट है. अगेन से अ कॉमन मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम एग्जिस्ट्स. लैम्डा मिनिमम का ओरिजिन हम समझ चुके हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग. तो फॉर द टाइम बिंग हम ये माना एज्यूम करें कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग डायरेक्टली लैम्डा मिनिमम को कंट्रोल करता है. तो चाहे ये वाला मोड हो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, उनके लिए कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी, सेम. ये स्पेसिफिकली ट्रू होना ज़रूरी नहीं है दोनों के लिए. ये फैक्टर्स जो हैं, आप यहाँ सोचिए, ये न्यूमेरिकल फैक्टर्स भी थे. फॉर सम रीज़न ये न्यूमेरिकल फैक्टर अलग हो सकते हैं. दोनों कंट्रोल तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से हों, पर हो सकता है एक के साथ वो फैक्टर 1.5 का हो और एक के साथ 2.7 का हो. जस्ट सेइंग, ओके. तो लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम ये मान रहे हैं, अच्छा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से दोनों के लिए जो कट ऑफ वेवलेंथ है माना वो सेम है. वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं वेव्स की, लेकिन मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ क्या है, दिस सेम है. तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन ये होता है, वेलोसिटी अलग अलग है, लैम्डा मिनिमम हमने सेम ले लिया, तो जो न्यू की मैक्सिमम वैल्यू, न्यू या ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो अलग अलग हो जाएगी. ऑटोमेटिकली ओमेगा मैक्स जो है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो लॉन्गिट्यूडनल मोड का परमिटेड है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसवर्स मोड के लिए परमिटेड है, वो अलग अलग हो जाएंगी. तो ये हमने जो कैलकुलेशन की थी, हमने इन दोनों को बराबर लिया था. बट आप और डीपर एनालिसिस करना चाहें तो, क्योंकि ये वेलोसिटीज़ डिफर करती हैं, तो बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी तो उसके हिसाब से आप अपने एनालिसिस को चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा आप इस तरह फिर इन कंडीशंस को इस तरह से भी इम्पोज कर सकते हैं. हमने टोटल नंबर ऑफ मोड्स की जो डेंसिटी निकाली थी, ये रेले एक्सप्रेशन, और फिर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ओके. और फिर हमने कहा था अगर हम 0 से ओमेगा डी तक इंटीग्रेट करें, एक ही कॉमन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये नंबर 3n0 के बराबर बनना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ मोड्स हमारे क्रिस्टल में कितने होंगे, 3n0. लेकिन अब हम देखें, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लॉन्गिट्यूडनल मोड एक होता है और करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्स मोड 2 होते हैं. फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल मोड होता है और एक ट्रांसवर्स मोड. तो इस चीज़ को आप एक कंस्ट्रेंट की तरह भी सिस्टम पे इम्पोज कर सकते हैं. अब पहले तो फ्रीक्वेंसीज़ की कट ऑफ ही अलग अलग है, ट्रांसवर्स की अलग है और लॉन्गिट्यूडनल की अलग है. तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल मोड्स की डेंसिटी को पूरी उसकी रेंज के ऊपर इंटीग्रेट करें तो हमें n0 मिलना चाहिए, और ट्रांसवर्स वाले को उसकी रेंज के ऊपर इंटीग्रेट करें, और इसके साथ एक 2 का फैक्टर भी आना चाहिए था, सॉरी आई मिस्ड दिस, ट्रांसवर्स का दुगना होता है, हमें 2n0 मिलना चाहिए, ओके. इस तरह की कंस्ट्रेंट्स भी आप एडिशनल इम्पोज कर सकते हैं, और भी और आइडियाज़. फिर आप इस तरह से भी मॉडल्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि ओमेगा जो वी एल और वी टी की वैल्यू है, ये खुद ओमेगा डिपेंडेंट है, द वेलोसिटीज़ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव दिस. तो फिर आप मॉडल को और इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं. बट बेसिकली ये इस तरह के इंप्रूवमेंट्स डिबाई थ्योरी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ऑफर नहीं करते हैं, इसीलिए हम उसका डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं, ओके. वो एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो वो कोई ऐसा बहुत फंडामेंटल आपको कुछ नया रिजल्ट नहीं देते हैं. तो इसीलिए डिबाई थ्योरी जिस फ्रेमवर्क में हमने स्टडी की है, दैट इज़ सफिशिएंट इनफ, ओके. सो विद दैट थिंग आई गेस आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस लेक्चर फॉर द टाइम बिंग, and then we'll proceed ahead in the next lecture. So thank you everybody.